सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आम इंतखाबात के एक साल बाद भी सियासी इस्तेहकाम की मंजिल दूर दिखाई देती है। गो के मईशत डिफॉल्ट के फौरी खतरात से बाहर आ गई है, लेकिन पायदार तरक्की के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। एक तरफ सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF को गवर्नेंस और अदलिया के मामलात पर मुतमईन करना है। क्या हुकूमत इस दोहरे चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। मामला माशी इस्तेहकाम का है, जिसके लिए IMF को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी पड़ रही है। क्या ये मामलात हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तय नहीं कर सकते थे? अगर कर सकते हैं तो बैरूनी मुदाखलत का दरवाजा कैसे खुला? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया और स्वाबी में अवामी इज्तिमा किया। इससे पहले मुज़ाकरात के दौरान ने इलेक्शन धांधली का इशू बैक बर्नर पर डाल दिया था। क्या इलेक्शन धांधली और जजेस तकर्री के इशूज पर PTI का सारा इन्हिसार बैरूनी दबाव पर है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब रहनुमा हैं और राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हसन रज़ा पाशा साहब नुमाइंदा हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, मुझे ज्वाइन करेंगे। मुझे यूसुफजई साहब पहले ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज हो रहा है सारा इस वक्त जो ताकत के ज़रिए भी एहतजाज किया जा रहा है, ये जो आईनी अमल है, एक प्रोसेस है, इसको अगर आप प्रोटेस्ट के जरिए जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे तो इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा? चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आपका एतराज़ हो, इत्तफाक हो, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रीट पावर के जरिए चेंज कराना चाहेंगे तो फिर ये तो एक दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर कोई भी आईनी तरमीम अगर होगी तो उसको एहतजाज के जरिए ही रिवर्स किया जाएगा। आपके ख्याल में यही हल है क्या? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी आईनी तरमीम जो है वो तब की जा सकती है जब वो अवामी मफाद के अंदर हो और उससे अवाम को फ़ायदा हो। जो आईनी तरमीम अगर आपके आइन के हुलिया ही बिगाड़ दे और सिर्फ इस मकसद के लिए कि अपने मुखालिफिन को कुचला जाए या अपने मुखालिफिन को दबाया जाए या उनके हकूक सल्ब किए जाएँ, तो मेरे ख्याल से ये तो जब फंडामेंटल राइट्स है उसकी तो वायलेशन है ना ये। और इसके बाद जब पी का कानून ला के सर के ऊपर सवार कर दिया, तो ये हुकूमत जो है ये खौफजदा है। और इज़हार राय पे पाबंदी, जलसे जुलूस पे पाबंदी। अब देखिए, पंजाब में बड़े दावे होते रहे ना कि वहाँ अमन ज़्यादा अच्छा है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान सूरत हाल बेहतर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में जलसा भी हो सकता है, जुलूस भी हो सकता है, पुरअमन है, लेकिन पंजाब में नहीं हो सकता। एक्सपोज हो गए। कल उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी का मसला है, वहाँ जलसा नहीं हो सकता है। तो आप बताएं कि अमन अमान कहाँ खराब है? तो अगर अमन अमान इस मुल्क में खराब है और पंजाब जैसे सूबे में अगर खराब है तो कोई पागल है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा? और अपना वो सरमायाकार तो इसलिए भाग रहे हैं कि आपने उनके ऊपर सारी वो हर चीज तंग कर दी है। आपने आजादी इजहार पे भी पाबंदी लगा दी है। सर, वो कह रहे हैं क्रिकेट का मैच हो रहा था जिसकी वजह से जो है वो सिक्योरिटी बड़ी हाई सिक्योरिटी अलर्ट था, इस वजह से वो नहीं किया। अदरवाइज तो नहीं। देखिए, ये तो अगर ना भी होता मैच ना तो तब भी दफा 144 ही लगता। यही उनका तरीकाकार है। कितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उस दिन। फिर या तो ये तस्लीम करें ना, रिक्वेस्ट करें कि जी आप ये ना करें, अगले दिन कर लें। लेकिन ये क्या करते हैं, ये फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी लोग नहीं निकले। तो एक तरफ रियासती गुंडागर्दी हो रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं लोग नहीं निकले, तो कारकुनों को आप मारेंगे पीटेंगे रियासती ताकत से। तो वो रियासत का मुकाबले के लिए तो हम नहीं निकले हैं कि हम रियासत का मुकाबला कर रहे हैं। हम तो अपने हक मांगने के लिए निकल रहे हैं, पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब वो कह रहे हैं कि आप जब ऐसी तरमीम करेंगे जो कि अवामी मफाद में नहीं होगी तो फिर तो एहतजाज के जरिए ही उसको रिवर्स करवाया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा आपने पंजाब जैसी जगह में हमें एहतजाज नहीं करने दिया, और ये सब बहाने हैं। क्रिकेट और हाई सिक्योरिटी, हाइटेंड सिक्योरिटी आप लोगों ने सिर्फ एक बहाना बनाया हुआ है। आप लोग तो वैसे ही एहतजाज नहीं करने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि पार्लियामेंट का रोल है कि तिहाई से आईनी तरमीम कर सकती है, और इस बुनियाद पे पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम की और अब तो वो इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है। और आपने देखा कि आज जो
एहतजाज हुए उसको यकसर मुस्तरद किया गया। जितनी भी बड़ी बार एसोसिएशन हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, जो चारों सूबों की बार एसोसिएशंस हैं, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, उन्होंने भी इसको यकसर मुस्तरद किया। और ये थोड़े से लोग थे जिन्होंने एक वायलेंट प्रोटेस्ट किया जहां पुलिस वालों से भी झड़प लड़ाइयाँ इनकी हुई। और लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जो जुडिशल कमीशन है उसने जो नॉमिनेशंस करनी थी वो उन्होंने नॉमिनेशन कर ली और एक अच्छा वेल रिप्रेजेंटेटेड एडिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में की। तो देखिए, ये तो अब यूसुफ ज़ई साहब ने तो नहीं ये डिसाइड करना ना कि ये अवामी मफाद में है या नहीं है अवामी मफाद में। ये तो पार्लियामेंट का राइट है और पार्लियामेंट ने जो है वो फैसला कर दिया है, तो इसको इम्प्लीमेंट होना है। जहाँ तक देखें एहतजाज की बात है, तो वो तो हमें स्वाबी में भी कोई ज़्यादा लोग नहीं नज़र आए एहतजाज करते हुए। वो थोड़ा बहुत जो भी यानी कि वहाँ तो सारा खुला माहौल है और यूसुफ ज़ई साहब ने भी कहा, लेकिन वो भी एक बड़ा थका हुआ जलसा था जिसमें बड़ी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की गई। वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। जहाँ तक पंजाब की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि अब अगर इजाज़त इनको नहीं मिली क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे क्रिकेट मैचेस की बुनियाद पे, और इन्होंने जो है वो सब ने पूरे लाहौर में एक PTI का जो वर्कर था उसने इजाज़त ना मिलने पे कुछ नहीं किया, तो इसके हम शुक्रगुजार हैं। और कि कोई भी बंदा जो है वो पूरे पंजाब में उसने 8 मई को यौम सियानी मनाया, तो 8 फरवरी को कि किसी ने भी एक भी PTI के तो आप क्या कहते हैं? आप फिर क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो थोड़े से बुकला निकले थे ये क्या PTI ने निकाले हैं एहतजाज के लिए? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज हैं उन्होंने तो इसको मुस्तरद कर दिया। तो ये थोड़े से बात है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पेशावर बार ने, बहुत सारे उसने इसको वो किया। तो फिर वो जो बाकी निकले वो कुछ इनके भी होंगे सपोर्टर, जाहिर सी बात है, लेकिन जो निकले वो थोड़े से ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये तो अब जाहिर सी बात है नया निज़ाम आ गया है सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म्स का, ओवरऑल जुडिशल रिफॉर्म्स का। उससे हम उसको वक्त दें, उसको टाइम दें, उससे बेहतरी आएगी। राइट, मैं बिल्कुल सही। वो यूसुफ ज़ई साहब वो कह रहे हैं थोड़े से बुकला निकले, और आपके तो पंजाब में पूरे लोग निकले ही नहीं, सिर्फ लाहौर में सिक्योरिटी का मसला था, पूरे पंजाब में तो नहीं था। और थका हुआ जलसा किया आपने फरवरी में, 8 फरवरी को स्वाबी के अंदर। वो कह रहे हैं थका हुआ जलसा था और लैंग्वेज जो है फाउल लैंग्वेज थी। और बाकी वो कहते हैं अब तो ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है, अब आप पीछे क्या रह गया, आप किस चीज़ का शोर शराबा डाल रहे हैं? असल में इनका मसला ये है ना कि ये कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं ये सारे, क्योंकि जाली लीडरशिप है ना। अवाम में तो ये जाते नहीं है, अवाम से पूछते नहीं है, सिर्फ वहाँ का जैसे ही जलसा होता है उसके बाद ये सारे वज़रा साहिबान एक एक आके टीवी पे, वो जी जलसा नाकाम हुआ, एक ने कहा जी 200 बंदे थे। अब आप अंदाजा करें, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात है, सबसे पहले तो उसको सही किया जाना चाहिए ना, क्योंकि जो गवर्नर है आपका पंजाब का वो कह रहा है कि ये 47 का MNA है। जब 47 का MNA इनका तर्जुमान 47 का MNA है तो फिर तो अल्लाह हाफिज है ना। फिर तो उसको तो सबसे पहले तो तहकीकात ये भी होनी चाहिए ना, अगर आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। जब आपका गवर्नर कह रहा है फिर भी आप बात नहीं मान रहे हैं। दूसरी देखें, इन्होंने इदारों को तबाह कर दिया। कहने से तो नहीं होगा ना, इसको किसी फोरम पे आपने जस्टिफाई करना है और फिर वहां पर आपने इसको कंटेस्ट करना है और साबित करना है। मेरे भाई देखें, फोरम पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट जो होते हैं ना वो अवामी मैंडेट से बनती है। जाली पार्लियामेंट को कोई पार्लियामेंट नहीं मानता, लेकिन हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, ये जो वुकला एहतजाज कर रहे हैं यूसुफ ज़ई साहब, इसके पीछे आपकी जमात है, इनको सपोर्ट कर रही है आपकी जमात? देखिए हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये इनकी अपनी तहरीक है। हम बिल्कुल इनको इस तरह सपोर्ट करते हैं जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर को सपोर्ट करता है, या इस तरह हम कहते हैं जी हम आपके साथ हैं। करना तो उन्होंने खुद ही है ना। अब वकला जो है वो सर, मगर वो कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर बार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन, वो तमाम तो इसकी नफी कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं इसलिए इसको चंद वकला कह रहे हैं क्योंकि बार्स तो इसकी सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल कर रही है। कहाँ कर रही है? इनका प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल कर रहे हैं, ये इनका प्रोपेगेंडा है। देखिए वकील काला कोर्ट जो है ना उसकी इज्जत होनी चाहिए। बदकिस्मती से इन्होंने इदारों को तो तबाह करके रख दिया। शौकत साहब, एक सेकंड, उन्होंने तो एलामिये अपने जारी किए हैं सारे, कैसे कर रहे हैं वो लोग? आपको बताया क्या, पार्टी को बताया क्या? नहीं, हमारा देखिए हमारा कंसर्न नहीं है कि ये निकले या ना निकले। हमारे साथ हम तो सिर्फ अखलाकी तौर पे उनकी हिमायत कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वकला तो है ना, इतनी बड़ी तादाद में है, सीनियर लीडरशिप है वकला की,
और वो जब एहतजाज कर रही है तो ये हर एक जो इनके खिलाफ आवाज उठती है तो बस उनको दबाने के यही एक ही तरीका है, रियासती तशद्दुद, रियासती दबाव। ये तो इस तरह है ना कि जैसे हाई कोर्ट फैसला दें, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह दे कि हम इसको नहीं मानते, या सिविल कोर्ट कह दे हम इसको नहीं मानते। नहीं, ऐसा तो नहीं, क्या ऐसा नहीं, सर वकला की नहीं, एक मिनट शौकत साहब, मैं जरा सवाल कर लूं फिर आपको मैं पूरा मौका दूंगा। मुझे ये बताएं, जब बार एसोसिएशंस कह रही हैं, या तो अगर वो साथ होती हैं हम कहते हैं यार ये वकला की तहरीक बहुत मजबूत है और ये हुकूमत जो है वो बड़ी ज्यादती कर रही है, तो आप 26वीं तरमीम से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, कोई कर सकता है, इत्तफाक कर सकता है, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बार एसोसिएशंस कह रही हैं यार हम साथ नहीं, अपना एलामिया जारी कर रहे हैं कि ये जो वकला कर रहे हैं ये हमारी सपोर्ट नहीं है इसको, तो फिर चंद वकला की बात को अहमियत कैसे दी जाएगी, मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए, ये चंद वकला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान से वकला इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। एक चीज गलत है उसको गलत मान लेना चाहिए, हर चीज डंडे के जोर पे ना किया जाए, इसी से तो मुल्क कमजोर होता है। ये आज देखें, वो जो वकला है वो भी सीनियर वकला है, कोई ऐसे वैसे नहीं है सर, लेकिन एसोसिएशन की तर्जुमानी नहीं है ना। देखिए, नहीं देखें, मेरी बात सुने, अब उनका हक है भाई, मैं तो नहीं कह सकता उनको क्या पीछे हट जाए, वकला है, उनका हक है, वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो अब जब ठीक नहीं है तो हुकूमत को देखें, सुनना चाहिए, बात सुननी चाहिए, बजाय इसके कि वो बात सुने और डंडा लेके उनको कच्चे के डाकू इनसे संभाले नहीं जाते। या तो फिर फोकस करें ना, कम से कम कच्चे के डाकू को ही खत्म कर दे, लोगों को आसानी पैदा करें, रोज रोज तो ना लूटते रहेंगे ना। सही। तो ये तो कोई कच्चे के डाकू कुछ इस्लामाबाद में बिठा दिए, कुछ उधर बिठा दिए। यूसुफ साहब, एक एतराज ये भी आ रहा है कि जो जजेस खत लिख रहे हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर, कि जो खत लिख रहे हैं वो अगर उनको कोई एतराज है तो वो अपना एतराज एक अदालत में चैलेंज करके भी कर सकते हैं। खतूत लिखने से क्या मतलब इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है? ये तो आप देखें, अब देखें ना, वो जजेस भी ये महसूस कर रहे हैं कि ज्यादतियां हो रही हैं, और जजेस भी ये महसूस कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए तो ओपन खत आ रहे हैं। पहले कभी आपने सुना था कि जजेस इन्होंने क्या नहीं किया? सारे इदारे तो खत्म हो गए, अपनी मर्जी की चीजें लेकर आ रहे हैं, आइन भी अपनी मर्जी का, जजेस भी अपनी मर्जी के। तो ये मुल्क ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ आवाज ना उठे बस। सर, पहले भी कभी कभार खत लिख देते थे जजेस, ये होता था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी खत लिख देते थे, ये होता था। राना साहब वो कह रहे हैं कि आप चूंकि आइन रूल ऑफ लॉ पे बिलीव नहीं करते और आप आइन को पामाल कर रहे हैं, इस वजह से अब ओपन खतूत लिख रहे हैं जजेस। वो क्या करें, जाहिर है कानून और इंसाफ का तकाजा है, अगर वो पूरा नहीं होगा तो वो खतूत इसलिए लिख रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में जो जजेस खतूत लिख रहे हैं वो क्या मतलब, उनको क्या ये वाकई महसूस हो रहा है कि वो चैलेंज करने में उन्हें वो इंसाफ नहीं मिलेगा जो खत लिखने में उनका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए? ये देखिए, अंडरस्टैंडेबल है, अगर कोई जजेस खत लिख रहे हैं, वो पुराने निज़ाम के अंदर वो बेनिफिशरीज थे और लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि जो उनका जो डोमेन है उसमें चिड़िया पर भी नहीं मार सकती किसी की इजाज़त के बगैर। लेकिन देखिए, इन जजेस ने भी हल्फ लिया हुआ है आइन और कानून का, और आइन और कानून में अगर तब्दीली आती है, और वो भी एक आइनी प्रोसेस के ज़रिए, कानूनी प्रोसेस के ज़रिए जो पार्लियामेंट ने की, तो उसी का हल्फ जो है वो उसकी पासदारी करना इन सबका फ़र्ज़ है। लेकिन हम समझते हैं कि ऑब्वियसली ये जो फिर वो जो थोड़ी बहुत जो कह लें कि एक तकलीफ दे अमल होता है कि जब नया निज़ाम आ जाए और उसमें कोई तब्दीली आए जो आपको काबिल कबूल ना हो, तो उसका ये नतीजा है। लेकिन अब ये देखें, ये चीज़ें सेटल हो रही हैं, कानून ने आगे बढ़ना है, आइन ने आगे बढ़ना है, वक्त आगे बढ़ रहा है, चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये आखिरी जो काविश या तकलीफ जो नज़र आ रही है वो खत्म हो रही है, तो चीजें तो सेटल हो रही है। अब मुझे जरा ये बताएं राना साहब कि ये जो IMF का जायजा मिशन है, अब मार्च में तो वैसे भी आना था उन्होंने, जो आइंदा की किस्त है उसके लिए, ये फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वजह है जो IMF का मिशन जायजा ले रहा है आपके फिस्कल मैटर्स का भी, जो जुडिशल आपके डिसीजंस हैं जुडिशरी से रिलेटेड उसका भी, तमाम चीज़ों का क्या मकसद है? ये देखिए, ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। अब IMF जो है वो गवर्नेंस के ऊपर भी तवज्जो देता है और उसके ऊपर एक वो जायजा लिया जाएगा, तो हम उनसे इंगेज हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो रिफॉर्म और स्ट्रक्चर जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं वो नाला होती हैं जब तक जुडिशल सिस्टम, आपकी ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम जो है उसका साथ ना दें, तो उसके मुताबिक ये चीज़ें वो हो रही हैं, तो वी आर एंगेज विद देम, हमें कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। बट वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का भी रेफरेंस रख रहे हैं ना अपनी इस डिस्कशन के अंदर, इस ऑब्जर्वेशन में।
तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो ऐसा कोई रिव्यू रखते हैं जुडिशरी के हवाले से। तो ऐसी कोई तशवीश नहीं है आप लोगों को इस मामले पे? हमें कोई तशवीश नहीं है जी, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है और अब हर मुल्क इंडिपेंडेंट होता है, अपने आइन को के मुताबिक चलता है, तो इसी तरह ही हमें वी आर नॉट कंसर्न। शौकत यूसुफजई साहब जी जी, ये जो IMF का जायजा मिशन है, माजी में भी हमने देखा कि स्टेट बैंक के मामले पे जो है बड़ा अर्जेंसी में हुकूमत को डिसीजन करना पड़ा था और इंटरेस्ट रेट को जिस तरीके से माजी में मैनेज किया जाता, चीज़ें की जाती थी, लेकिन PTI के दौर में जो है लेजिस्लेशन करनी पड़ी थी। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही इनकी हुकूमत पर भी वक्त आ गया जो आपकी हुकूमत पर माजी में आया था कि जब IMF की तरफ से थोड़ा सा किसी चीज़ पे प्रेशर आता है तो फैसले आपको अपने रिवर्स करने पड़ते हैं या फिर सख्तियाँ करनी पड़ती हैं? देखिए भाई, पहली बात तो ये कि इनके पास तो कोई माशी प्लान नहीं है। ये तो देखें ना, अभी तक आप ये तो नहीं कह सकते कि ये इनकी शुरुआत है। शहबाज शरीफ ने पहले भी कंटिन्यू किया, अभी दोबारा कंटिन्यू किया निगरान के बाद, तो वही हुकूमत है और इसके अभी तक आप देखें कि कौन सा माशी प्लान इनके सामने आया है। बट वो तो कहते हैं सर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने ठीक कर दिए, मईशत तो बहाल की है, डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया। आप कह रहे हैं प्लान नहीं है, और ये तो वैसे तस्लीम कर रहे हैं लोग के इकोनॉमिक प्लान तो इनका अच्छा, स्टेबिलिटी असल इशू है। देखिए मेरी बात सुने, ये तो मतलब है कि अगर आप कर्जे ले रहे हैं, आपको IMF की किस्त मिल गई है और उसके साथ साथ जो आपने तेल के ऊपर वो ले लिया है, एक रिलीफ ले लिए, तो इससे तो आप मईशत को ये नहीं कह सकते कि मईशत ठीक हो गई है, क्योंकि 27,000 अरब का कर्जा लिया है 2 सालों में, अब $1 अरब का कर्जा और ले रहे हैं, और फिर आप कहते हैं हम उड़ान पाकिस्तान का वो विजन लेकर आ रहे हैं, तो कर्जों से भी उड़ान पाकिस्तान का विजन चलाएंगे। आपने आवाम को क्या कोई रिलीफ दिया अभी तक? आप कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर सकते, फिर ये आप खुशखबरी सुनाते हैं कि जी वो 22% पर थी महंगाई, अब आ गई है 10% पर। तो जी वो जब महंगाई 10% पर आ गई तो फिर अभी क्या मसला है कि वो तेल की कीमत में कमी नहीं आई है, दालों की कीमत में कमी नहीं आई है, चावल, ये सारी चीजें। तो अगर IMF जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर या दीगर मामलात में कोई दबाव देती है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, तो क्या फिर PTI सपोर्ट करेगी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को? जो जायजा मिशन है उसको सपोर्ट करती है? मेरे ख्याल से ये बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं इस मुल्क के साथ, एक एक इदारे को कमजोर किया जा रहा है, तो अपनी जात के लिए, अपनी उसके लिए तो कम से कम इदारों के साथ तो ये खिलवाड़ ना किया जाए। मईशत आप बेहतर नहीं कर सके, ये आप झूठ बोलते हैं कि जी हमारी मईशत ठीक हो गई है। ठीक, राणा साहब मुझे ये बताएं कि वो ये बताएं कि क्या, अच्छा जी कंटिन्यू कीजिएगा आप शौकत यूसुफ साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक अवाम महसूस न करे कि जी चीजें सस्ती हो गई, आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई खत्म हो गई? अजीब बात है आपकी मईशत। आप कहते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज, सुबह उठो तो आसमान छू रहा होता है कि जी बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज महंगी हो गई, और फिर उसके बाद जो है मंदी आ जाती है, फिर आप कहते हैं कि जी महंगाई कम हो गई, लेकिन कीमतों में इजाफा हो रहा है हर रोज। मुर्गी महंगी, चीनी महंगी, दाल महंगी, चावल महंगे, फिर भी आप कहते हैं जी महंगाई में कमी आ गई। तो पता नहीं कौन सा सिस्टम, ये सुबह ये इन्होंने कौन सा सिस्टम बनाया हुआ है? ये जो इन्होंने जो अपना कोई बोर्ड बनाया होगा, इन्होंने सुबह सुबह उस बोर्ड को देखते होंगे, वहां पे कमी आती होगी। बाकी आवाम तो बेचारे, उनका तो टेम्परेचर हर रोज हाई होता है जब वो मार्केट चीजें लेने जाते हैं। जी राना एहसान अफजल साहब मौजूद है? ठीक, उनका और उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुझे आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब, राना एहसान अफजल साहब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो जुडिशरी वाला मामला है इस पर जरा बात करेंगे कि ये तमाम चीजें किस तरफ जा रही हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आज जुडिशल कमीशन ने 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी दे दी। कुछ वकला की जानिब से एहतजाज किया गया इस्लामाबाद में, और पुलिस और वकला के दरमियान कुछ झड़पें भी दिखाई दी। पाकिस्तान की 6 बड़ी बार काउंसिल्स ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सारे प्रोसेस के अंदर जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है उसकी मुखालफत की है। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हसन रजा पाशा साहब। उनसे ज़रा समझेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये नुमाइंदा तंजीमों, बेसिकली ये तंजीमें ही नुमाइंदा होती हैं जो नुमाइंदगी करती हैं,
जब इनकी जानिब से इस एहतजाज की मुखालफत की गई है, तो ये जो वकला एहतजाज कर रहे हैं ये कौन है और ये क्यों कर रहे हैं, और आपके ख्याल में ये किसके ईमा पर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स पाकिस्तान की जो है वो सही तौर पे जमहूरी इदारे हैं। हर साल बार एसोसिएशन में इलेक्शन होता है, और आपको ये बता दूं कि एक वोट से भी जीतने वाला पूरा साल बार को रिप्रेजेंट करता है, और उसके मुखालफीन, उसके हमायती सारे उसको अपना प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी मानते हैं और मामलात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जिन लोगों ने कॉल दी एक्शन कमेटी के नाम पे, वो कभी मेंबर जरूर थे, कभी इलेक्टेड नुमाइंदे थे, लेकिन एट द मोमेंट वो नहीं है मेजॉरिटी। कुछ एक दो तीन बार एसोसिएशन उनके साथ खड़ी हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो बड़ा एहतराम है इनका भी, उनका भी बड़े नाम है। लेकिन क्या ही ये बेहतर होता कि वो जो अपने नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड लोग हैं, उनसे पहले रिज्यू करते, उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट देते और फिर बाहर निकलते। आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को, आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, अपनी बार काउंसिल्स को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, और फिर एक एक्शन कमेटी बना के आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया। हम ये समझते हैं कि लॉयर्स जो है वो अगर बार के नुमाइंदे बनते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर उनका ताल्लुक है तो वो बार प्रेमिसेस से बाहर है। बार के अंदर वो सिर्फ काले कोट पहनते हैं और बार के नुमाइंदे तस्वर किए जाने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं पाशा साहब कि क्या बार इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकती है या करेगी? देखिए, कार्रवाई की बात तो ऐसी नहीं है, कोई हम नहीं समझते कि ये कार्रवाई की बात बनती है। एक उनका स्टैंस है और वो ये समझते हैं कि आइन के साथ ज्यादती की गई है, एलिवेशंस ठीक नहीं हो रही, लेकिन उसका भी एक तरीकाकार है जिस तरीकेकार को अपनाया जाना चाहिए था, जिसको बाईपास करके डायरेक्टली आपने कॉल कर दी, तो फिर मजबूरन जो मुल्क की स्टैट्यूटरी बॉडीज और बड़ी बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने कल इस हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हम समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान ने कानून साजी की है और उस कानून साजी के तहत आइन में अमेंडमेंट हुई जो कि अब लॉ ऑफ लैंड बन चुका है, और उसके तनाजुर में ये एलिवेशंस हो रही हैं। उसका ऑल्टरनेट भी आप समझते हैं कि लेजिस्लेशन ही है, प्रोटेस्ट नहीं है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट एजिटेशन नहीं है? दो चीजें हैं उसका अल्टरनेट। एक तो है कि पार्लियामान इसको अनडू कर दे और फिर अमेंडमेंट कर दे। दूसरी सूरत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज हुई है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनको स्ट्राइक डाउन कर दे। ये दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो डिवाइड है वकला और जजेस के दरमियान, इससे जो है वो कितना नुकसान हो रहा है, और क्या वकला और जजेस प्रैक्टिकली डिवाइड हो गए? देखिए, वकला और जजेस का डिवीजन वाली बात तो कोई वो मुझे तो नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह ये है कि वकला और जजेस एक पेज पे नहीं होते। उनका जुडिशरी का इदारा है, हमारा वकला का है, हमने असिस्ट करना होता है कोर्ट में अपने केस के हवाले से, तो वो उनकी साथ यूनिट की या डिवीजन की बात नहीं है। अलबत्ता एक चीज जरूर है कि वकला में डिवीजन हो चुकी है, पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं और उस बयानियों को लेकर चलते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी का है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे नून है, या चाहे पीपल्स पार्टी है, जो भी है। वैसे ये तो पाशा साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही हमें अनफॉर्चुनेटली ये दिख रहा है कि पोलराइजेशन हो गई है, जिसकी वजह से ये हमें प्रैक्टिकली दिखता है कि हर मसले पर जो है वो मुखालफत शुरू हो जाती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पोलराइजेशन है, डिवाइड है, जिसकी वजह से जो है वो जो रियल कॉज होता है या इशू होता है उससे भी डाइवर्जन जाती है। मुझे ये बताइएगा, ये जो जजेस ने बॉयकॉट किया है इस इजलास का, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और फिर एक जो एतराज़ उठता है कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हमने देखा है कि जिस तरह जुडिशरी भी अपनी अपनी हुई है, जजेस भी पॉलिटिकल पार्टीज उनको ओन कर लेती हैं, ये मेरे हैं, वो कहते हैं ये मेरे हैं। इससे क्या ऐसे किसी इंप्रेशन को मजीद तकवीयत मिली है?
बिल्कुल मिली है। देखिए, एतराज करना, ऑब्जेक्शन करना उनका राइट है। वो बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जो कि साहिब है, और वहाँ पे अगर तारीख लिखी जा रही है तो फिर आप उसका हिस्सा बने और वहाँ बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जो कि उन्होंने किया भी है। और इसी वजह से बाइकाट किया कि वो ये समझते हैं कि चूंकि 26th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है और जब तक वो उसका फैसला नहीं होता, फुल कोर्ट नहीं बनती, उस वक्त तक आप ना जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाएं और ना ही एलिवेशन करें। मैं समझता हूं कि ये तो पूरा सिस्टम चौक होने वाली बात है, रोकने वाली बात है, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड तो बन गया। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हायर जुडिशरी में एलिवेशन करनी है। देखें, हाल ही में हाई कोर्ट्स में हुई, कितनी अरसे के बाद लाहौर हाई कोर्ट में 9 जजेस को जो है वो तैनात किया गया और तकरीबन 4 साल के बाद कोई एलिवेशन हुई है। तो ये चीजें सारी अगर क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी तो पाशा साहब बड़ा बैकलॉग है, बड़ा बर्डन है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग साइलीन धक्के खाते रहते हैं। जाहिर है इस बुनियाद पर के फैसला 26वीं तरमीम का मुस्तकबिल तय नहीं होता, उस वक्त तक जजेस की अपॉइंटमेंट ना होना या फैसलों का पेंडिंग पड़े रहना या बैकलॉग और बढ़ते जाना, क्या कोई दुरुस्त इकदाम हो सकता है? मैं यही कह रहा हूँ कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप नहीं रोक सकते। आपका क्या ख्याल है कि 26वीं तरमीम का जब केस बाकायदा हेयरिंग के लिए फिक्स होगा, जो कि नोटिस इशू हो गए हैं, अब उसकी हेयरिंग के लिए फिक्स होना है, तो क्या वो 2, 4, 5 दिनों या 2-4 हफ्तों में खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा। वो तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस उसमें चलेगा, बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मुख्तलिफ पार्टीज हैं जो कर रही हैं, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने फाइल की हुई है वो पिटीशन, तो ये तो टाइम लगेगा। और क्या उस वक्त तक जो है वो हायर जुडिशरी में रोक दिया जाए? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करना चाहूंगा कि अभी जो जिन 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया है आज, तो वो सारे के सारे हाई कोर्ट के में 26वीं तरमीम से पहले के जजेस हैं और वो अपने फराइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। कोई 26वीं तरमीम के बाद में उनकी एलिवेशन नहीं हुई कि ये कहा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन के हुकूमत की तरफदारी करेंगे या फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफदारी करेंगे। वो ऑलरेडी जजेस हैं जिनकी आप कई दफा तारीफें भी कर चुके हैं। और 3 तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जी बिल्कुल, और बड़े अरसे से वो चीफ जस्टिस आ रहे हैं। कम अज कम पीछे उनका 8-10 साल का पूरा कैरियर है एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। पाशा साहब, ये जो खतूत वाला सिलसिला है, माजी में भी जाहिर है कुछ ना कुछ एक आध दफ़ा जजेस ने लिखे हैं खतूत, ये चलता रहा है, ये कोई जाहिर है नई बात तो नहीं है, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा दिखता है। ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं, क्या इसी की वजह से वकला को ये इंप्रेशन मिला है कि हमें एहतजाज करना चाहिए क्योंकि जुडिशरी ख़तरे में है? क्योंकि इसका तो एक फोरम है, इसको चैलेंज किया जा सकता है इस सारे प्रोसेस को। उसके लिए खतूत का जो प्रोसेस है उसको आप कैसे देखते? देखिए, खतूत नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके लिए मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेनी चाहिए और उसमें सबको बिठा के उनके एतराज़ात सुनने चाहिए। एक बड़ी खूबसूरत बात की थी अभी लास्ट वीक में, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में ट्रांसफर्स हुए, तो उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊंगा और उन जजेस से मिलूंगा जिन्होंने खत लिखे हैं, ताकि उनके साथ मैं बैठ के गपशप लगाऊं और उनकी बात सुनूंगा, अपनी बात उनसे करूंगा और शेयर करेंगे। तो ये एक अच्छी रवायत वो कायम करने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो इस हफ्ते न जा सके हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको इस बात पे अमल करते हुए जरूर जाना चाहिए, ताकि इंटरेक्शन जजेस के दरमियान बेहतर हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और फिर वो बेहतर तरीके से इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करेंगे और अवाम के लिए जाहिर बेहतरी की गुंजाइश को बनेगी। पाशा साहब, ये जो IMF की तरफ से जो जायजा मिशन आया हुआ है, वो जो अदलिया के मामले पर देख रहा है सारी सूरत-ए-हाल को, इसको बार काउंसिल्स किस तरह देख रही हैं? देखिए, इस वक्त तो अभी कोई ब्लैक एंड वाइट इतला नहीं मिली, सिर्फ खबरों में आया है कि वो कुछ 4-5 शोबों में वो देखेंगे। अगर उस हवाले से उन्होंने कोई बात की है तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी अभी तक वो प्रेस रिलीज जारी नहीं की या गवर्नमेंट का बयानिया नहीं आया। जाहिर है बीइंग स्टेक होल्डर
हम लॉयर्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, वो उनको हमसे भी रब्ता करना चाहिए, हम भी उनको बताएंगे कि क्या है। हर चीज वो नहीं है जो सामने आ रही है, कुछ चीजें हिडन भी हैं जिनको शायद उनको ना इल्म हो, और वन साइडेड बात सुनने के बाद वो इसको देखने जा रहे हो। तो ये मेरा ख्याल है हर साइड से, हर स्टेक होल्डर से उनको इनपुट लेनी चाहिए। सो ये जो यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द था उनकी भी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, इस पर बार काउंसिल कुछ आगाह है, उन्हें पता है कि क्या इसके ऊपर? नहीं, बिल्कुल इसमें हमें कोई इस तरह की कोई इतला नहीं है, ना ही हमें ऑन बोर्ड लिया गया है। यकीनन वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, अगर कोई बैरूनी वफ्द आके उनको मिलता है और किसी हवाले से गुफ्तगू शनीद होती है और अगर वो बेहतर समझेंगे तो हमें बता देंगे, हमें ऑन बोर्ड लेंगे। अगर वो ऐसी कोई बात नहीं है तो वो फिर अपने तौर पे उसको हैंडल कर सकते हैं। राइट, टुवर्ड्स द वेरी एंड हमारे पास बस 1 मिनट रह गया। मुझे बताइएगा कि ये जो सारा मामला है जुडिशियल, इससे क्या ये इंप्रेशन जा रहा है कि जुडिशियल पॉलिटिक्स हो रही है, या ये इंप्रेशन जा रहा है कि उसूल की लड़ाई हो रही है? अगर आप वन लाइनर में मुझे बता सकें। ये सर ये बात ये है कि इसको कुछ जजेस को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने, पार्लियामान ने अपने मैटर्स जब जजेस के पास लेकर जाते हैं और ये तेरा जज और मेरा जज जो बन जाता है, इस हवाले से एक तफरीक सी आ गई है और इस तफरीक को बहरहाल खत्म होना चाहिए। इसको क्या असूली जंग कहें या इसको, क्योंकि जिससे भी बात करे वो अपने अपने असूलों पे डटा। चले मैं लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। आप अगले सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगले मिसरे का जवाब दे दीजिएगा। क्या सिर्फ शहर के लोग जालिम हैं या सानू भी? दोनों चीजें हैं अपनी जगह पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हसन रजा पाशा साहब, नुमाइंदा पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। मसला ये है कि मईशत का इस्तेहकाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन देर पा कैसे बनाएं, उसके लिए सियासी जमातों को हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। किसी भी सूरत जो है वो टकराव बेहतर नहीं होता। इंटरनेशनल फ्रंट पर बहुत बड़े चैलेंजेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और डोमेस्टिक फ्रंट पे तो हम ऑलरेडी कई चैलेंजेस को देख रहे हैं। तो बहुत ही मुदब्बिराना अंदाज में सारे मसले को हल करना होगा, जज्बात से हटकर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस आगे सामने हैं जिनको डील करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।